तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ये क्या है, कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में, इसका कुछ कैरेक्टर है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बताए थे कि जो पहला प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स किसी चार्ज से जो एसोसिएटेड वो सीधे उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है ना। एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगर 1 कूलम चार्ज है तो कहते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज होता है तो उससे 1/ε0 नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड होते हैं। तो क्यू से कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो आगे चल के बताएंगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तो इसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब एक तरीके से नंबर ऑफ लाइन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बाद में फ्लक्स की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दो लाइन ऑफ फोर्स होगा, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट। एक ही पॉइंट पे दो लाइंस ऑफ फोर्स कट नहीं कर सकते। ये क्यों ये पूछा जाता है बोर्ड वगैरह में, इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसका रीजन ये है कि अगर एक ही पॉइंट दो लाइन क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन है और ये आपका सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा दिक्कत कि ये कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए और ये वाला लाइन कहेगा, ये वाला लाइन ऑफ फोर्स कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो ना। तो कहेंगे बिकॉज ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं ये सब, बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए दो लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां पे लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, जहां पे लाइन ऑफ फोर्सेस दूर दूर होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होता है। तो कैसे, जैसे देखिए अगर प्लस क्यू चार्ज था तो इसकी वजह से क्या लाइन ऑफ फोर्स हम लोग बनाए थे, कुछ ऐसा बनाए थे ना, रेडियली आउटवर्ड था। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जा रहे हैं, जैसे इस पॉइंट ए पे देखिए और यहाँ पॉइंट बी पे देखिए, तो पॉइंट ए पे दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है, और पॉइंट बी पे दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है। तो पॉइंट बी पे लाइंस के बीच का गैप देखिए ज्यादा है, तो पॉइंट बी के आसपास जो लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, पॉइंट ए पे कम है। इसका मतलब कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ज्यादा होगा। मतलब कि जहां लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास होते हैं, अगर कुछ इस प्रकार से अगर समझा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि दो इमेजिनरी ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अगर हम लोग कहें पॉइंट ए और पॉइंट बी में कहां फील्ड ज्यादा होगा, तो कहेंगे कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बी से कम होगा, क्योंकि पॉइंट ए पे लाइन के बीच का डिस्टेंस कम है, पॉइंट बी पे दो लाइन के बीच डिस्टेंस ज्यादा है ना। इसका मतलब कि लाइंस का जहां पे डेंसिटी ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां लाइन पास पास होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां लाइन दूर दूर होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट था। जो हम लोग थर्ड पॉइंट इस पे ये था थर्ड पॉइंट। जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है उस रीजन में लाइन ऑफ फोर्सेस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इन ए रीजन या इसके पहले ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए कि लाइंस ऑफ फोर्सेस मीट कंडक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलरली। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी अगर कोई कंडक्टर होगा तो इस कंडक्टर के पास जब भी लाइन जाता है तो हमेशा इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता, कुछ इस प्रकार से होता, तो इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होता, एक सरफेस के पैरेलल होता और एक सरफेस के परपेंडिकुलर होता। और अगर सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट होता तो अभी आगे चल के बताएंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में दो पॉइंट बीच क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। जबकि हम जानते हैं कि कंडक्टर का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है।
एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि अगर कोई पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं रह जाएगा, चार्ज मोशन में आ जाए, जबकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो इसका रीजन ये देंगे, बिकॉज देयर कैन नॉट बी component of electric field along the surface of conductor in electrostatic condition। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग नहीं हो सकता। इसका मतलब ई पैरेलल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जब भी लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर से पास करेगा तो हमेशा जाएगा तो स्ट्रेट, लेकिन मिलते समय क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। जाएगा स्ट्रेट लेकिन हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा सरफेस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कंडक्टर से लेकर लाइन ऑफ फोर्स का रिलेशन। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, इसलिए कंडक्टर के अंदर कोई लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी एनी लाइन ऑफ फोर्स, देयर कैन नॉट बी लाइन ऑफ फोर्स, देयर कैन नॉट बी एनी फील्ड लाइन या एनी लाइन ऑफ फोर्स, एनी लाइन ऑफ फोर्स इन ए region where there is no electric field, for example inside conductor। कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। इन रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब ये लाइन आएगा लेकिन जहां पे कंडक्टर आएगा, जितने पार्ट में कंडक्टर आएगा उतने पार्ट में फील्ड नहीं होगा, इसलिए वहां लाइन एब्सेंट हो जाता है। ये लाइन फिर सीधे ऐसे निकलेगा, ये फिर सीधे ये परपेंडिकुलर होना है और इस रीजन में कोई लाइन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसका हम बताते हैं कंडक्टर अंदर क्यों जीरो होता है। चलो, तो अब देखते हैं कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो क्यों होता है आखिर। तो कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिटेल में कंडक्टर की प्रॉपर्टी हम लोग गॉस लॉ में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पीएचडी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए देख लेते हैं कि कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था उसमें आप नोट कर लेंगे कि जहां लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड होते हैं। और कहीं अगर ऐसा हो कि लाइन ऐसे हो और बीच में फिर ऐसा हो जाए, ये क्या होगा, यह होगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर अनइवन है तो नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ यूनिफॉर्म, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि अगर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, अगर ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब सोर्स ऑफ इनफाइनाइट मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, ऐसा कोई रिजिड बॉडी का कंडक्टर है, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान से समझेंगे इस बात को, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट ना, दिस इज ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां आप लिखेंगे ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें कंडक्टर को लाकर रख देते हैं। कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर इज सोर्स ऑफ इनफाइनाइट मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में के प्रेजेंस में जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे सब अपोजिट डायरेक्शन भागेंगे, क्योंकि F इक्वल टू क्या लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो E के बराबर लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन भाग के एकदम किनारे आ जाएंगे, क्योंकि बाहर कोई भागने का रास्ता है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड इंड्यूस हो जाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड लेफ्ट साइड कलेक्ट हो जाएंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर माइनस और इधर प्लस, तो माइनस और प्लस मिलके खुद का एक क्या सेटअप कर लेंगे, खुद का अंदर ही अंदर एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं ना, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज, ये मिलके ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेंगे। तो ई डैश यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, ई डैश इज, यहाँ पे ई डैश इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड का मतलब किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ध्यान से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, नेट मिलके क्या होगा यहाँ पे
यहाँ पे जो ई नेट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ई नॉट माइनस ई डैश। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे ये है कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब तक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करते रहेगा, इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड कलेक्ट करते रहेगा, तब तक कौन सा वेक्टर बढ़ता रहेगा, ई नेट की वजह से ई डैश बढ़ता चला जाएगा। मतलब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जैसे जैसे ई डैश बढ़ेगा वैसे वैसे ई नेट क्या होगा, वैसे वैसे ई नेट घटेगा, और अंत में क्या हो जाएगा, अंत में जैसे ही ई नॉट ई डैश के बराबर हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप जीरो हो जाएगा। व्हेन ई नॉट बिकम्स इक्वल टू ई डैश, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिक होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जब तक थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नेट फ्री इलेक्ट्रॉन के को कलेक्ट कराता जाएगा, ये वेक्टर बढ़ता जाएगा। ये देखिए ई नॉट कांस्टेंट है और ये लगातार बढ़ने वाला वेक्टर है, किसकी वजह से बढ़ेगा, ई नेट की वजह से। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ई डैश को बढ़ाता है, ई डैश को बढ़ाता है, खुद को घटाता है, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, अंत में जीरो हो जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये अपने आप हो जाना है, ठीक है, इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बॉडी ऑफ कंडक्टर ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर आएगा कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होता है, जब तक कि यहाँ पे करंट ना हो। आगे चल के जब इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आता है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कंडक्टर के अंदर। जब करंट होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जब तक करंट नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इस पे हम अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं। तो एक जो है कंक्लूजन के तौर पे एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, और ये कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना, कंडक्टिंग स्फीयर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो कह रहे हैं कि कौन सा जो होगा वो सही लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। देखिए पहला ऑप्शन ये है, ये फर्स्ट ऑप्शन ऐसे दिया था कि ये ए ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में दिया था कि लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आया, ठीक है, और जो है वो ऐसे निकल गया। थर्ड में ऐसा दिया हुआ था, और जो चौथा ऑप्शन था, ये फोर्थ ऑप्शन है मान लीजिए, और चौथा ऑप्शन है ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। फर्स्ट वाला ये तो शो कर रहा है कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन वो क्या किया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया। ये मान लेते हैं सेंटर, ये क्या है, देखिए परपेंडिकुलर भी है लेकिन अंदर क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, जो कि गड़बड़ हो गया। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला परपेंडिकुलर तो मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे आके परपेंडिकुलर तो मिल गया लेकिन अंदर प्रेजेंट है लाइन, जो कि नहीं हो सकता। फोर्थ वाला ये बिल्कुल करेक्ट है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि परपेंडिकुलर भी मिल रहा है और बीच में क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स का एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, लाइन ऑफ फोर्स का एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप ना। तो कहा जाता है कि चूंकि बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड वर्क डन इन राउंड पाथ इज जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मतलब कि कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा तो इस प्रकार से क्लोज्ड कर्व नहीं बना सकता ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का तभी ये बात, लेकिन अगर मान लेते हैं कि जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वहां पे क्या होता है, क्लोज्ड कर्व बना सकता है, बेसिकली बनाता ही है, ठीक है। तो
तो कहेंगे ये इसके लिए किसके लिए ट्रू है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन ना। लेकिन एक बात नोट करेंगे कि बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल बी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन ओरिजिन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का मतलब चार्ज को जो फील्ड होगा वही क्लोज कर नहीं बना सकता। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट करिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल बी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन ओरिजिन in nature, so it can form closed loop also ना। ये क्लोज लूप बनाएगा कौन, जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला होगा। लेकिन अगर किसी चार्ज की वजह से या इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन वाला, वो नहीं बनाता। इस पे जेईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए पॉइंट स्पेसिफिकली हम लोग नोट करा लीजिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। दो प्रकार के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन राउंड पाथ में जीरो होता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। लेकिन बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, आगे चल के बताएंगे लेंज लॉ, वहां पढ़ेंगे फेराडेज लॉ ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, then it will be non electrostatic in nature so it can form closed loop also। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक और इंपॉर्टेंट बात है इसका, सारे पॉइंट तो लगभग कवर हो गए कि कंजर्वेटिव होता है, क्लोज लूप नहीं बनाता। ठीक है, और क्या हो गया, वो भी हम लोग देख ही लिए, लगभग ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे बातें कवर हो गई। अब इस पे हम लोग अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए कि क्वेश्चन ये है कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन गिवन बाय E इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में दिया हुआ E इक्वल टू xi प्लस 2ij। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि देन राइट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का इक्वेशन जरा आप बताइए, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करिए, स्क्रीन पॉज करके इसका सलूशन हम बताते हैं ना। तो हमको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है दिया xi प्लस y 2ij, देन फाइंड राइट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसमें फोर्स पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2, हमें 1 2 पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस ऑफ फोर्स का इक्वेशन लिखना है ना। तो पॉइंट 1 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा 1i प्लस 2j। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमको बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अलग चीज है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विजुअलाइजेशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे 1 2 की बात कर रहा है, तो जनरल मानते कोई कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट 1 2 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो, और tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है tan थीटा वो होगा 1 2 पे क्या होगा, tan थीटा इज 2/1। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, जिस पॉइंट की बात कर रहा है वहां पे tan थीटा इज dy/dx बेसिकली, और dy/dx होगा कितना, dy/dx यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, तो दैट इज नथिंग बट 2i/x। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2i/x, और ये आएगा कितना, 2i/x का जो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो tan थीटा जो होगा वो dy/dx होगा, दैट इज 2i/x। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा dy/y, dy/y 2 dy/y इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा dx/x। ठीक है, जब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो 2 log y इक्वल्स टू log x प्लस c। ठीक है, तो 2 log y log x प्लस c, इसका मतलब है कि log x 2 log y, ठीक है,
तो ये आ जाएगा 2 log y इक्वल्स टू log x प्लस सी। तो इसका मतलब ये है कि log y स्क्वायर माइनस log x का वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा ना। तो यहाँ पे log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a बाई b होता है। ये हो जाएगा log y स्क्वायर बाई x का जो वैल्यू आएगा, log y स्क्वायर बाई x का वैल्यू जो आएगा वो c के इक्वल टू आ जाएगा। इसका मतलब y स्क्वायर बाई x का जो वैल्यू आएगा किसके इक्वल टू आएगा, e के पावर c। ठीक है, और ये कांस्टेंट है e के पावर c, तो वैल्यू उठा के रख देंगे हम लोग e के पावर c का। तो y का वैल्यू कितना रखेंगे 2 और x का वैल्यू कितना रखेंगे 1, तो 4 बाई 1, 4 बाई 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा e के पावर c। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि y स्क्वायर बाई एक्स जो हमारा इक्वेशन आएगा फाइनल, y स्क्वायर बाई एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 4 के इक्वल टू आएगा, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है वो हमारा आंसर है। सो लाइन ऑफ फोर्स का जो इक्वेशन होगा उस पॉइंट पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है।